हेलो गाइस, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूं इस वीडियो में एक नए टॉपिक जिसमें हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज पहला इसका हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, बाजार अवधारणा परिभाषा एवं वर्गीकरण के अंतर्गत। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। बाजार इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की मार्केटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ ऐसे स्थान से होता है जहां वस्तुओं की क्रय विक्रय का कार्य किया जाता है। या अर्थशास्त्री के अनुसार बाजार का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं होता है। इसका अर्थ उन सभी स्थानों से होता है जहां वस्तुओं के क्रय विक्रय का कार्य किया जाता है तथा क्रेता व विक्रेताओं के मध्य स्वतंत्रता रूप से प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य परस्पर संपर्क पाया जाता है तथा एक भाग में प्रचलित कीमतों का प्रभाव दूसरे भाग में प्रचलित कीमतों पर पड़ता है, बाजार कहलाते हैं। इसके बाद बताएंगे हम आपको बाजार के तत्व या विशेषताएं। तो बाजार की मुख्य विशेषताएं क्या होनी चाहिए, ये हैं, देखिए। जैसे बाजार किसी विशेष स्थान को नहीं कहती हैं, बल्कि उस स्थान को कहती हैं जहां क्रेताओं व विक्रेताओं के मध्य स्पर्धा पाई जाती है। एक बाजार का संबंध एक ही वस्तु से होता है और अलग अलग वस्तुओं का संबंध अलग अलग बाजार से होता है। अगला पॉइंट है इसका, एक बाजार में किसी समय विशेष पर एक ही मूल्य प्रचलित होता है और बाजार के लिए क्रेताओं व विक्रेताओं का होना अति आवश्यक होता है। यदि इनमें से कोई एक पक्ष भी अनुपस्थित है तो उस स्थान को बाजार नहीं कहा जा सकता। अर्थात बाजार में जब क्रेता और विक्रेता दोनों में से कोई एक पक्ष नहीं होगा तो उसे बाजार नहीं कहा जा सकता है। अगला पॉइंट है हमारा, बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों में स्वतंत्र रूप से प्रतियोगिता पाई जाती है। इसका अगला पॉइंट है, बाजार में क्रेताओं व विक्रेताओं को बाजार का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। अगला पॉइंट है हमारा, बाजार का वर्गीकरण। तो बाजार को मुख्य रूप से स्थान के आधार पर बाजार का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला, स्थानीय बाजार, अर्थात इसके अंतर्गत वे बाजार आते हैं जो निश्चित स्थान तक सीमित होते हैं। इन बाजारों को स्थानीय बाजार कहते हैं। इन बाजारों में शीघ्रता से नष्ट होने वाली वस्तुओं के विक्रय का कार्य किया जाता है, जैसे दूध, सब्जी, फल इत्यादि। इसका अगला पॉइंट है प्रांतीय बाजार। प्रांतीय बाजार इसके अंतर्गत भी बाजार आते हैं जिनको खरीदा तथा बिक्री पूरे राज्य भर में होती है। जैसे इन बाजारों को प्रांतीय बाजार कहते हैं, जैसे कपड़े इत्यादि। अगला क्वेश्चन हुआ राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार अर्थात यदि किसी वस्तु का क्रय विक्रय का कार्य देश के कोने कोने में होता है तो इस प्रकार के बाजार को राष्ट्रीय बाजार कहा जाता है, जैसे साड़ी, धोती, चूड़ियाँ इत्यादि। अगला क्वेश्चन हमारा पॉइंट है इसका अगला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। जब किसी वस्तु की मांग अपने देश के अतिरिक्त अन्य देशों में भी होती है तो इस प्रकार के बाजार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं, जैसे सोना, चांदी। अगला क्वेश्चन है अगला दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, बिक्री के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, जिसे 6 भागों में बांटा गया है। पहला है मिश्रित बाजार। इसके अंतर्गत वे बाजार आते हैं जहां मिश्रित वस्तुओं के क्रय विक्रय का कार्य किया जाता है। इस प्रकार के बाजार देहातों या छोटे नगरों में पाए जाते हैं। इसका अगला पॉइंट है मिश्रित बाजार। इसके अंतर्गत वे बाजार आते हैं जहां केवल किसी विशेष वस्तु के क्रय विक्रय का कार्य किया जाता है, जैसे सब्जी मंडी में सब्जी का, सराफा बाजार में सोने का इत्यादि। अगला क्वेश्चन है नमूने द्वारा बिक्री का बाजार। अर्थात इसके अंतर्गत भी बाजार आते हैं जहां केवल वस्तुओं के द्वारा कुछ नमूनों को रखा जाता है, जिन्हें देखकर ग्राहक के द्वारा पसंद करवाकर और उन्हें ऑर्डर प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के बाजार को नमूना बाजार कहते हैं। बिक्री के ढंग के आधार पर वर्गीकरण के हम पॉइंट पढ़ेंगे। चौथा, निरीक्षण द्वारा बिक्री का बाजार। जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय निरीक्षण के आधार पर होता है इन बाजारों को निरीक्षण बाजार कहते हैं, जैसे गाय, भैंस या घोड़ा इत्यादियों का बाजार निरीक्षण बाजार कहलाता है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट 5वां भाग है बिक्री के आधार पर वर्गीकरण में ग्रेड द्वारा बिक्री का बाजार। इस बाजार में वस्तुओं को केवल नाम या ग्रेड के आधार पर ही खरीदा या बेचा जाता है, जैसे पूसा इत्यादि। अगला क्वेश्चन है डेनमार्क के आधार पर बिक्री का बाजार। जब व्यापारी अपनी वस्तुओं को पहचान के लिए वस्तु की पहचान करके उस पर एक चिन्ह बना देता है, उस चिन्ह को ट्रेडमार्क या ब्रांड के नाम से जाना जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग अन्य व्यापारी के द्वारा नहीं किया जाता है, जैसे उषा के पंखे, वनस्पति इत्यादि। अगला बाजार को हम तीसरी यानी समय के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है दैनिक या अति अल्पकालीन बाजार। इसके अंतर्गत वे बाजार आते हैं जहां विक्रेता की मांग के अनुसार वस्तु की पूर्ति को
बढ़ाने का अवसर नहीं मिलता है। इस प्रकार के बाजार को अल्पकालीन बाजार कहते हैं, जैसे साग सब्जी, मछली, अंडे, दूध, दही आदि का बाजार। इसका दूसरा मोस्ट पॉइंट है अल्पकालीन बाजार, अर्थात इसके अंतर्गत भी बाजार आते हैं जहां वस्तु के क्रेताओं को इतना समय मिल जाता है कि वह वस्तु की पूर्ति को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार के बाजार को अल्पकालीन बाजार कहा जाता है। अगला इसका तीसरा पॉइंट है दीर्घकालीन बाजार। इसके अंतर्गत वे बाजार आते हैं जहां उत्पादक वस्तु की पूर्ति को मांग के अनुसार घटाने या बढ़ाने का कार्य कर सकता है। इस प्रकार के बाजार को दीर्घकालीन बाजार कहा जाता है। इसका अगला पॉइंट है प्रतियोगिता के आधार पर वर्गीकरण, अर्थात बाजार को प्रतियोगिता के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, जिससे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटने का कार्य किया जाता है। पहला है पूर्ण प्रतियोगी बाजार। इसके अंतर्गत वे बाजार आते हैं जहां क्रेता और विक्रेताओं अधिक संख्या में पाए जाते हैं तथा इन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। यह वस्तुओं का मूल्य स्थिर होता है। इस प्रकार के बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाता है। इसका दूसरा पॉइंट है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अर्थात इसके अंतर्गत ऐसे बाजार आते हैं जहां प्रतियोगिता का अभाव होता है तथा क्रेता और विक्रेताओं की संख्या कम होती है और इन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण वस्तुओं की कीमतों में विभिन्नता पाई जाती है। इन स्थानों पर वस्तुओं के रंग, रूप, पैकिंग, विज्ञापन आदि के द्वारा वस्तुओं के मूल्य को बढ़ाने या घटाने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार के बाजार को अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार कहते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है एकाधिकार बाजार। इसके अंतर्गत वे बाजार आते हैं जहां केवल एक ही विक्रेता होता है, जिसके कारण वहां स्वयं मूल्यों के निर्धारण का कार्य करता है। इस प्रकार के बाजार को एकाधिकार बाजार कहा जाता है। इसका अगला पॉइंट है बाजार को 5 भाग में बांटते हैं, इसमें वैधानिकता के आधार पर इसे 3 भागों में बांटने का कार्य किया जाता है। पहला उचित बाजार। वे बाजार जहां नियमों के अनुसार वस्तुओं को खरीदा एवं बेचने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार के बाजार को उचित बाजार कहते हैं, जैसे सुपरमार्केट इत्यादि। अगला पॉइंट है हमारा इसका चोर बाजार। ऐसे बाजार जहां सरकार द्वारा निर्मित मूल्यों से अधिक या सस्ती बिना नियमों की वस्तुओं को बेचने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार के बाजारों को चोर बाजार कहते हैं। इसका अगला पॉइंट है खुला बाजार। यह बाजार वस्तुओं के मूल्य पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं करता है। इनमें क्रेताओं और विक्रेताओं की प्रतियोगिता के आधार पर मूल्य के निर्धारण का कार्य किया जाता है। ऐसे बाजार को खुला बाजार कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है वस्तुओं की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, जैसे थोक बाजार और फुटकर बाजार। थोक बाजार इसके अंतर्गत भी बाजार आते हैं जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय फुटकर व्यापारियों के द्वारा किया जाता है, इसे थोक बाजार कहते हैं। अगला है फुटकर बाजार। इसके अंतर्गत भी बाजार आते हैं जहां उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को खरीदने एवं बेचने का कार्य करता है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा वस्तुओं के विस्तार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो वस्तुओं को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, जैसे वस्तुओं की मांग बाजार के विस्तार को प्रभावित करने का कार्य करती है। जब वस्तुओं की मांग अधिक होती है तो बाजार का विस्तार होता है। इसके विपरीत जब वस्तुओं की मांग कम होती है तो बाजार संकुचित हो जाता है, अर्थात कम हो जाता है। अगला पॉइंट है जिन वस्तुओं को एक व्यवस्था के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, इस आधार पर बाजार में वृद्धि होती है। इसके विपरीत जब वस्तुओं की भेजने की क्रिया नहीं होती है तो बाजार संकुचित हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का बाजार संकुचित होता है, जबकि जो वस्तुएं लंबे समय तक ठीक रहती हैं, टिकी रहती हैं, ऐसी वस्तुओं की बाजार में मांग प्रभावित नहीं होती है। जैसे सब्जियों का बाजार संकुचित बाजार होता है, जबकि सोना चांदी का बाजार मिश्रित या बाजार कहलाते हैं। इसका अगला पॉइंट है यदि किसी वस्तु की पूर्ति पर्याप्त होती है तो इस अवस्था में वस्तु का बाजार मिश्रित होता है। इसके विपरीत सीमित वस्तुओं का बाजार संकुचित होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कृषि विपणन, परिभाषा, उद्देश्य एवं क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे कृषि विपणन का अर्थ क्या है, तो कृषि विपणन का उन समस्त क्रियाओं कलापों से होता है जिसमें सस्ताओं को समित या शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत फॉर्म पर उत्पादित खाद्यान्न, कच्चा माल, निर्मित माल आदि की संचालन का कार्य किया जाता है। अगला पॉइंट इसका कृषि विपणन का उद्देश्य कृषकों को उचित मूल्य प्रदान करना होता है, उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना होता है एवं सेवाओं के लिए उचित धन राशि को प्राप्त करना होता है। अगला पॉइंट होता है इसका है वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट है किसी समय पर उत्पादित किसी वस्तु के मूल्य को सीमांत लागत के बराबर आवश्यक लेने का कार्य करता है। अगला पॉइंट हमारा उत्पादक के लिए वस्तुओं की मूल्य की न्यूनतम सीमा उसकी सीमांत उत्पादन की लागत के आधार पर निर्धारित होती है। अगला पॉइंट है हमारा
किसी समय पर उत्पादक किसी वस्तु के मूल्य को सीमांत लागत के बराबर आवश्यक लेने का कार्य करता है। इसका अगला पॉइंट है हमारा, उत्पादक के लिए वस्तु के मूल्य की न्यूनतम सीमा उसकी सीमांत उत्पाद की लागत के आधार पर निर्धारित होती है। कोई भी विक्रेता वस्तु के मूल्य को न्यूनतम सीमा से अधिक लेने का कार्य करता है। और इसका अगला पॉइंट हमारा, वस्तुओं का मूल्य वस्तुओं की मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है, मार्शल के अनुसार वस्तु के मूल्य का निर्धारण करने के लिए मांग एवं पूर्ति दोनों की आवश्यकता होती है। इसका अगला पॉइंट है, कृषि बाजार में क्रय की क्रिया को करने के लिए वस्तुओं का उपलब्ध होना अति आवश्यक होता है। अगला पॉइंट हमारा, बाजार में नुकसानदेह वस्तुएं विपणन के लिए उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, जिससे दोनों का नुकसान ना हो। अगला पॉइंट है हमारा, बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की जानकारी होनी चाहिए, यह बहुत ही आवश्यक है। बाजार में वस्तुओं की उचित कीमत उपलब्ध होनी चाहिए। बाजार में वस्तुओं की थोक व फुटकर दोनों की ही प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, मांग और पूर्ति के माध्यम संबंधों को प्रदर्शित करने का मार्शल ने किया था यह काम। अगला पॉइंट हमारा, उपलब्धता की संतुष्टि का अर्थ वस्तुओं के प्रमुख गुण से को दर्शाता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम इसका नेक्स्ट चैप्टर, बाजार संरचना मिश्रित एवं विभक्तीकरण के अंतर्गत टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार वह बाजार होता है जहां वस्तुओं के मध्य क्रय विक्रय का कार्य अधिकतम या अधिकता से किया जाता है। वस्तुओं की मांग लोच द्वारा होती है जो पूर्ति के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। अगला पॉइंट हमारा, पूर्ण प्रतियोगी बाजार वास्तविकता में उपलब्ध नहीं होता है, जो काल्पनिक बाजार कहते हैं, इन्हें काल्पनिक बाजार कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा, पूर्ण प्रतियोगिता में सभी उत्पादक एक दूसरे के समीप पाए जाते हैं। अगला इसका पॉइंट है, अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है? तो अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ एक ही वस्तु के अधिक मूल्य को प्रदर्शित करने से होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में बिक्री को बढ़ाने के लिए विज्ञापनों को उपयोग में लाया जाता है। अगला पॉइंट हमारा, विक्रय की विभिन्न नीतियों के माध्यम से जो सम्मिश्रण किया जाता है उसे विपणन मिश्रण कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारा 3P या ट्रिपल पी में तीनों P वस्तु, मूल्य एवं संवर्धन को स्पष्ट करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग नामक पुस्तक को प्रोफेसर स्टेनिन ने प्रकाशित किया था। अगला पॉइंट हमारा बाजार की विभक्तीकरण का उद्देश्य विभिन्न कार्यों के माध्यम पाने जाने वाले अंतर को ज्ञात करने का होता है। अगला पॉइंट है हमारा, विभक्तीकरण की क्रिया लाभ के आधार पर भी की जाती है। अगला पॉइंट है हमारा, बाजार की विभक्तीकरण के द्वारा ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा, विभक्तीकरण अपनी वस्तुओं को बेचने की संभावना को पता लगाने में सहायता होती है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।